तो प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। कल इजरायल की संसद में खड़े होकर भी प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन के मुद्दे को नहीं भूले। भारत में विपक्ष के नेता जो मोदी को टारगेट कर रहे थे, गाजा के साथ खड़े होने की नसीहतें दे रहे थे, पीएम ने जब उन सबको जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा, गाजा शांति पहल के साथ भारत खड़ा है। साथ ही पीएम ने आतंकवाद पर भी सीधी चोट की है। दुनिया में शांति और स्थिरता पर उन्होंने जोर दिया। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग देशों की हैं। तारीख और साल भी अलग है, लेकिन दोनों देशों का दुश्मन एक है, आतंकवाद। दोनों देशों की चुनौती एक है, आतंकवाद। इजरायल के दौरे पर गए पीएम मोदी ने आतंकवाद के खात्मे पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इजरायल की संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया और दो टूक कहा कि आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। आतंकवाद दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standard. आतंकवाद पर दोहरी नीति अपनाने वालों पर पीएम ने जवाब दिया। बिना नाम लिए पाकिस्तान को टारगेट किया और आतंकवाद को समाज का दुश्मन कहा। Terrorism aims to destabilize societies, to block development and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. तो वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति का ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा कि भारत और इजराइल कट्टरपंथी इस्लाम के सामने एक आयरन अलायंस बनाएंगे। इजराइल और भारत आज पहले से ज्यादा मजबूत है। दोनों देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसी सभ्यता है जहां यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ। यहूदियों का भारत में हमेशा स्वागत हुआ है। हम ये नहीं भूल सकते हैं। इस बीच भारत में पीएम मोदी के इजराइल के दौरे पर विपक्ष के कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं। गाजा के लोगों के लिए सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भारत की इजराइल के साथ दोस्ती है तो फिलिस्तीन से दूरी नहीं। और इसका सबूत ये दो तस्वीरें हैं। पीएम मोदी को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों जगह सम्मान मिल चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने कई बार फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता भेजी। भारत का संदेश पूरी तरह से साफ है। लड़ाई सिर्फ आतंकवाद और उसको जायज ठहराने वालों से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बातचीत करने के लिए जो तमाम लोग मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहजाद आपका। विंग कमांडर अनुमा आचार्य हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका भी। नफीस अंसारी AIMIM से हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं और जेके त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ हैं, आप राजदूत रह चुके हैं। आप सभी लोगों से बातचीत होगी, लेकिन अनुमा आचार्य जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। एक ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर हैं, विदेश के दौरे पर हैं, इतने अधिक हमले कांग्रेस उन पर क्यों कर रही है? वो भी तब जबकि वहां की संसद में, इजराइल की संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने गाजा शांति समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस इलाके में शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। नमस्कार आपको, आपके पैनलिस्ट को और दर्शकों को। मुझे प्रधानमंत्री के पक्ष में एक नैरेटिव बनाने के लिए किए गए इस डिबेट में
आकर कोई बहुत खुशी तो नहीं हुई, लेकिन सुनिए मेरी बात, एक मिनट अनुमा आचार्य जी, बातचीत की शुरुआत भी नहीं हुई, नैरेटिव बनाने के लिए किए गए डिबेट में, इसका क्या मतलब है? अभी तो पहली प्रवक्ता आप ही से मैंने बातचीत की शुरुआत की है, इसमें नैरेटिव कहां से क्या बन गया? अब आप जो कहेंगे वही बात तो दर्शक सुनेंगे। आप तो बोलने ही नहीं देंगे क्या? नहीं, आप आई हैं यहाँ पर पहले से सोच के कि यहाँ नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये तो गलत है ना। मैंने आपसे सवाल पूछा और पहली मेहमान आप हैं हमारी, इतने लोग हैं लेकिन पहला सवाल आपसे पूछा गया कांग्रेस के प्रवक्ता से, और आपने शुरुआत ही की कि नैरेटिव बनाने के लिए डिबेट कर रहे हैं हम लोग। आप 1.5-2 मिनट चुप रह सकते हैं क्या? आप बोलिए मुद्दे पर आइए, लेकिन किसी पर एलिगेशन इल्जाम मत लगा दीजिए वैसे ही। बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप लगातार। बोलिए मैडम, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। अरे एक सेंटेंस भी नहीं बोलने दे रहे हैं, इतनी आपने शुरुआत ही आरोप से की, तो आपको रोकना और अपनी बात बताना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ। बाकी अपनी बात आप रखिए, बिल्कुल रखिए अनुमा जी। अरे भाई कम से कम इतनी इज्जत करो कि एक महिला प्रवक्ता हूं, इतनी अरे बोलिए तो मैडम, इसमें बेइज्जती वाली बात कौन सी हो गई? बोलिए तो। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप नेशन कहकर संबोधित किया, इससे बिल्कुल साफ हो गया कि 2022 में जो अग्निवीर योजना आई थी वो इजराइल की किताब स्टार्टअप नेशन पे आई थी, जिसने हमारे देश की सेनाओं को 3 लाख सैनिकों से महरूम कर दिया, और आज हमारी सेना कमजोर हो गई है इसी कारण से। अब समझ में आया कि उसका कारण क्या था। ये स्टार्टअप नेशन किताब आज बिल्कुल सामने आ गया, इसी किताब से प्रधानमंत्री बहुत प्रभावित थे। दूसरी बात यह है कि अगर आप दाऊद इब्राहिम के पास जाकर बोलेंगे और शांति का संदेश देने लगेंगे तो कौन मानेगा उस बात को? एक इजराइल हत्यारा नेशन है, उसके प्रधानमंत्री को आईसीसी का वारंट इशू है, पता है कि नहीं? आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इसी देश में, हमारे देश में तो यहां नौकरी नहीं दे पाते, लेकिन हमारे मजदूरों को 6000 से ज्यादा मजदूरों को वहां भेजा, जहां पर गाजा में फिलिस्तीनी लोग नहीं थे, तो हमारे मजदूरों से रिप्लेस किया। थोड़ी बहुत शर्म आना चाहिए कि उसमें से एक की मृत्यु हो गई और आज भी चुपचाप ये काम चल रहा है। आपको पसंद है कि हमारे देश में हम किसी को नौकरी ना दे पाए और वहां जाकर करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना ज्यादा एक ऐसे देश के सामने जो आईसीसी का, जिसको वॉर क्रिमिनल बताया, उसके सामने इतने झुक गए कि कह रहे हैं कि मेरे जन्मदिन के दिन आपके देश को मान्यता प्राप्त की थी। आपने तो नहीं की थी ना, आप एक्चुअली तो मान्यता बाद में मिली थी। लेकिन दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री किसी से भी रिश्ता जोड़ने में कोई सीमा का पालन नहीं करते। ठीक है, चलिए शहजाद से इसका जवाब ले लेते हैं। अब आपकी बात हो गई, शहजाद पूनावाला। फिर नहीं दे रहे हैं बोलने के लिए। अरे आप ही से शुरुआत हुई मैडम, आप ही से शुरुआत हुई। अब धारा प्रभा आप ही थोड़ी बोलती रहेंगी, बाकी लोग 5 लोग हैं यहाँ पर, कई एक्सपर्ट्स भी हैं, उनको भी तो सुन लीजिए। शहजाद देखिए, सेना के कमजोर होने की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने सेना के प्रमुख को सड़क का गुंडा बोला, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। ऑपरेशन सिंदूर में हम 24 घंटे में आ रहे, पृथ्वीराज चौहान का बयान है, और राहुल गांधी ने बोला सरेंडर हो गया ऑपरेशन सिंदूर में। क्या आप मानती है क्या इस बात को? सेना के बारे में वो लोग बोल रहे हैं जो 26/11 के बाद फली मेजर के कहने पर भी। अनुमा आचार्य जी, देखिए आपसे तो मुझे तमीज की उम्मीद नहीं है। अखिलेश आनंद जी, मुझे इसीलिए आज की इस डिबेट में एक एक करके बोलिए। अनुमा जी एक एक करके बोलिए, शहजाद को भी बोलने दीजिए, फिर आप आज जो भी आपको आपकी आपत्ति है आपत्ति रख दीजिएगा। शहजाद रखिए अपनी बात। दीजिएगा मौका मुझे। बिल्कुल आऊंगा आपके पास। हाँ। ये वो बेशरम प्रवक्ता है जिसने दिल्ली ब्लास्ट के बाद नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए शहजाद, मुद्दे पे रहिए, फिर बात डिरेल हो जाएगी बहस। हाँ। अखिलेश आनंद जी, या तो जी मुझे पूरा मौका दे, या तो इस चिल्ला चोट करने वाली प्रवक्ता के बीच में मैं अपनी आवाज रेज नहीं करूंगा। मैं अपनी आवाज रेज नहीं करूंगा। एक मिनट अनुमा जी उनको बोल लेने दीजिए ना। सुनिए मेरी बात अनुमा जी, क्या है कि बहुत सारे हमारे साथ और भी मेहमान हैं, सब अपनी अपनी बात रख दें अपनी बारी में तो बेहतर होगा। आप सुन लीजिए, जो भी आपत्ति हो शहजाद की बात से, आप उस पर अपनी बात रख दीजिएगा। शहजाद जी को बोलने दिया जाए। हाँ। आदमी जो बात कह रहा है, जब तक ये इस प्रकार से 2 या 4 विंडो में होगा, मेरी बात नहीं आएगी। तो या तो मेरी बात को पूरी ले ली जाए, या तो ये चिल्लाती रहेगी। इनका काम ही चिल्लाना है, ये हर डिबेट को ऐसे ही खराब करती है। क्या क्रेडिबिलिटी है तुम्हारे नाम के आगे? आपको अनुमा जी शहजाद को सुन लीजिए। मैंने बातचीत की शुरुआत, आज डिबेट की शुरुआत आप ही से की थी कि क्या आपत्ति है, एक साथ बता दीजिए सारी बातें। क्यों नाराज हैं आप लोग प्रधानमंत्री के इस दौरे से? आपने अपनी बात रखी, तो अब सरकार की तरफ से जो लोग हैं, जो इस पार्टी के प्रवक्ता, उनको बोलने तो दीजिएगा। शहजाद पूनावाला की बात वहां जाएगी। बोलिए शहजाद, अपनी बात रखिए।
ये वो बेशरम प्रवक्ता है जिसने कहा था रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद कि क्योंकि हमें पोल्यूशन से ध्यान भटकाना था इसलिए ये ब्लास्ट करवाया गया। ये वो बेशरम प्रवक्ता है जिसकी पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान को 26/11 में। छोड़िए ना, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। अखिलेश आनंद जी, जब कोई टेररिस्ट अटैक करता है और उसको बोलते हैं भटके हुए युवा, या कहते हैं कि पोल्यूशन से ध्यान भटकाने के लिए ब्लास्ट करवाया गया, या कहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन में कुछ नहीं हुआ, सरेंडर कर दिया, या सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहते हैं, या सड़क का गुंडा कहते हैं आर्मी के चीफ को, या जब हम लोग जिस प्रकार से 26/11 के बाद हमला करना चाहते थे फली मेजर पर, उनको हमला करने नहीं दिया जाता अंतर्राष्ट्रीय दबाव में, या न्यूक्लियर टेस्ट में हम लोग सरेंडर कर देते, तो क्या ये सेना का सम्मान था क्या? जब सेना के ट्रूप मूवमेंट्स आपने बताने की एक अग्रीमेंट करके यूनाइटेड नेशन में 94 में दे दी, क्या ये सेना का सम्मान था क्या? अब मैं आता हूं दूसरी बात पर। जो लोग गाजा का नेशनल हाईएस्ट ऑनर और इजराइल का, दोनों का प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, पर जो गाजा का बैग लेकर घूम रहे, कल के दिन, परसों के दिन अफगानिस्तान में बच्चे मारे गए पाकिस्तान के स्ट्राइक के द्वारा, प्रियंका ने अफगानिस्तान के बच्चों पर कुछ नहीं बोला। यमन में बच्चे मारे गए हैं दूसरे कंट्री के बॉम्बिंग के बाद, उसके वहां के मुसलमान बच्चों की चिंता नहीं है उनको। और चाइना में तो यूइगर मुसलमान कितने लोग, हजारों मारे गए और उनका कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया है। क्या एक भी बार प्रियंका वाड्रा ने मुंह खोला है? क्या वोट बैंक नीति के आधार पर राष्ट्र नीति तय होगी? हाँ ठीक है, नफीस अंसारी क्या कहना चाहते हैं? बहुत देर से हाथ खड़े कर रहे थे। बेहुदा प्रवक्ता है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बेहुदा। नफीस अंसारी को बोलने दिया जाए, फिर बाकी और एक्सपर्ट्स हैं, उसके बाद आता हूँ नुमा जी आपके पास। नफीस, समझ नहीं आता है बीजेपी बेहुदा प्रवक्ता है, बेहुदा। मैडम थोड़ा रुक जाइए मैडम, अगर सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी। देखिए सर, बात यह है कि हमारा देश 40 करोड़ लोगों का देश है, और मोदी जी अगर इजराइल जा रहे हैं तो वो अपना भी अपमान कर रहे हैं और देश का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। पूरा इजराइल कंट्री अपने आप में आतंकवाद का ठकेरा लेकर के बैठा हुआ है। आप उस कंट्री में जाकर बोल रहे वी फील द पेन। अरे कौन बात का पेन? कैसा पेन? जिस इजराइल ने 74,000 फलस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, उसमें से 14,000 मासूम बच्चे और औरतें थी जो इजराइल ऑर्गन निकालकर फलस्तीनियों का बेच रहा है। 134 से ज्यादा 3 से 4 साल के बच्चे। ठीक है शहजाद, उसके बाद मैं जेके त्रिपाठी जी के पास आता हूँ। तो मेरे ख्याल में मोदी जी को नफीस अंसारी साहब, नफीस भाई सुनिए, शहजाद को सुन लीजिए। नफीस भाई पीएम बनकर नहीं जाना चाहिए। शहजाद बोलिए। नफीस साहब से एक सवाल है मेरा, और बड़े ईमानदारी से इसका जवाब दे। इन्होंने पूरे इजराइल देश को हत्यारा और आतंकी देश बोला। क्या हमास इनके लिए आतंकी संगठन है? पॉइंट 1। पॉइंट 2 सुनिए, चाइना ने जितने मुसलमानों को मारा इतने किसी ने नहीं मारा। आपने कभी जय यूइगर या जय चाइना के खिलाफ तो ओवैसी साहब कभी मोर्चा नहीं खोलते, क्यों? इजराइल इसलिए आतंकवादी है क्योंकि वो फलस्तीन के धरती पर घुसा हुआ है। 1948 से पहले चाइना ने यूइगर मुसलमान को मारा है कि नहीं मारा है? इल्म हासिल करके आइए, यूइगर मुसलमानों को मार रहा है कि नहीं मार रहा है? नहीं है भाई, ठीक है वो उनकी लड़ाई है, पर वो उनकी लड़ाई है ना। या बिल्कुल यहाँ पर विदेशी ताकतें जमीन में घुस जाते हैं, फलस्तीन अपनी जमीन की लड़ रहे हैं, आपको आतंकवादी बता रहे हैं। उम्मा कहते हैं आप उम्मा कहते हैं। नफीस भाई आप तो चलिए ठीक है। जेके त्रिपाठी साहब, आप देखिए, आपको हमारे साथ राजनीतिक दल के नुमाइंदे नहीं है, एक्सपर्ट्स भी। जेके त्रिपाठी साहब, आप तो कई देशों में राजनीतिक रह चुके हैं। ये बार बार इस तरीके से कह देना किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को कि वॉर क्रिमिनल फलाना ढिमकाना नहीं मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री को वहां पर नहीं जाना चाहिए, इन बातों का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को वॉर क्रिमिनल कहना बिना किसी बोलिए त्रिपाठी साहब, बिना किसी बात के ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हमारे इजराइल के साथ संबंध, लोग ये कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखिए, हमारे दोनों के साथ, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के साथ संबंध रहे हैं। इजराइल के भी खिलाफ अभी हाल में ही हमने 13 सितंबर को जब यूनाइटेड नेशंस में एक प्रपोजल नंबर रेजोल्यूशन नंबर 54 लाया गया था, तो हमने इजराइल के खिलाफ वोट दिया था। हमने इजराइल की ओर से नहीं वोट दिया था। इसके पहले भी हम 3 मौक़ों पर इजराइल के खिलाफ बोल चुके हैं। हम 2 मौक़ों पर हमास के खिलाफ बोल चुके हैं। तो इससे ये मतलब नहीं है कि आप या ये इजराइल का पक्ष ले रहे हैं या हमास का पक्ष ले रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट आप कह रहे हैं, इसी से जोड़कर देवनाथ साहब आपसे मेरा सवाल है, क्या भारत को फायदा नहीं होने जा रहा इजराइल के साथ इस दोस्ती से? अखिलेश जी, मैं जो भी कहूंगा बतौर एयरफोर्स एक्सपर्ट बात करूंगा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, विहंगम दृश्य ये है
कि हमें इजराइल से दोस्ती रखनी पड़ेगी क्योंकि हम इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। इजराइल दशकों से हमारे साथ रहा है, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो सिस्टम है जिसमें हम इजराइल से रेडार्स और मिसाइल्स और अब यूएवीज और ड्रोन्स ले रहे हैं भारत में मेक इन इंडिया के तहत बनाने, वो हमारी एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जब इजराइल की तरफ देखता है तो काउंटर बैलेंस करता है, और हम हमास के साथ भी हैं, हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजिक नीड्स है वो इजराइल फुलफिल करता है। बिल्कुल, तो स्ट्रेटेजिक नीड फुलफिल करता है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इसके बड़े मायने होते भी हैं और किसी भी देश को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है।